हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है वो आपको हिस्ट्री जो कह सकते हैं कि जो विषय है उससे ये रिलेटेड है। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें और काफ़ी सिंपल तरीका से जो है कि इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका किस प्रकार थी। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीजों को क्या है सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए जर्मनी के एकीकरण का मतलब क्या होता है। एकीकरण का मतलब होता है किसी एक करना। जैसे कोई देश अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है और उन क्षेत्रों पर कह सकते हैं कि अलग अलग देश का या अलग अलग कह सकते हैं कि लोगों का अगर उस पर कह सकते हैं कि अधिकार है, तो उसे स्वतंत्र करके कह सकते हैं कि उसे देश के साथ मिलाना या कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में उसे क्या है स्थापित करना, ये एकीकरण कहलाता है। एकीकरण सबसे पता ही चलता है कि एक करने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहिएगा, एकीकरण। अब यहाँ पर देखिए, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बिस्मार्क की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी निकल कर आएगा कि जर्मनी के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसकी थी, बिस्मार्क की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो चीज सीखे कि एकीकरण का मतलब क्या होता है। तो एकीकरण का मतलब होता है कि एक करना, जो एक करने की जो प्रक्रिया होता है, मतलब लोग अलग अलग कर सकते हैं कि समूहों में बटा हुआ है तो उसे एकजुट करना, या कोई देश कर सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है और उस पर अलग अलग देश का नियंत्रण है, तो उसे आज़ाद करके या उसे एक कर सकते हैं कि एक तरह से उसे देश के साथ कर सकते हैं कि मिलाना, तो ये क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकीकरण का मतलब होता है एकजुट करना। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर। देखिए, जैसे जर्मनी जो था वो अलग अलग कह सकते हैं कि क्षेत्रों में बटा हुआ था और अलग अलग क्षेत्र के कह सकते हैं कि अलग अलग प्रतिनिधि के रूप में थे और वो क्या करते थे, तो अपने अपने क्षेत्र को क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे एग्जाम्पल, अभी जैसे हमारा देश भारत है, अब हमारा भारत देश जो है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बटा हुआ है और अलग अलग राज्य के कह सकते हैं कि अलग अलग मुख्यमंत्री है और वो अपने अपने राज्य का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है और ये सब कह सकते हैं कि मिलकर के देश के शासन को क्या है, चलाने में मदद करते हैं। तो उसी तरीका से कह सकते हैं जर्मनी जो था वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था और अलग अलग कह सकते हैं क्षेत्र के अलग अलग कह सकते हैं कि शासक था और वो कह सकते हैं कि देश के शासन को चलाने में क्या करता था, मदद करता था। अब उस समय कह सकते हैं कि जर्मनी में राजतंत्र था। क्या था आपका, राजतंत्र। और इस राजतंत्र में कह सकते हैं कि आपका जो प्रसा जो क्षेत्र था, तो प्रसा क्षेत्र का कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व जो है वो कौन कर रहे थे, बिस्मार्क। और बिस्मार्क जो थे वो राजतंत्र का समर्थन करते हुए वो देश के एकीकरण करने का प्रयास किए। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि बिस्मार्क जो थे वो राजतंत्र के क्या थे, विरोधी थे। हालांकि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा और मेजनी जो था वो राजतंत्र के यानी जो निरंकुश शासन था उसका क्या थे, वो विरोधी थे। जबकि यहाँ पर बिस्मार्क जो है वो राजतंत्र का विरोध नहीं करता है, बल्कि उसके साथ रह करके ये देश को एकीकरण करने का काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये भी प्रश्न आ जाएगा कि जर्मनी के किस क्षेत्र का कह सकते हैं कि आपका शासक जो है वो आपको बिस्मार्क था, तो आपको याद रखना प्रसा। ठीक है, अब देखिए बिस्मार्क जो था वो काफी एक कुशल व्यक्ति थे, काफी एक कुशल कूटनीतिक थे और इन्होंने अपने कह सकते हैं कि बुद्धि से ये प्रसा को काफी एक शक्तिशाली कह सकते हैं कि क्षेत्र के रूप में ये क्या करते हैं, विकसित करते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रसा को ये काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक मजबूत या कह सकते हैं कि विकसित क्षेत्र के रूप में क्या ये बनाते हैं। अब बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रक्त और लौ की जो नीति था वो नीति को क्या है, ये अपनाते हैं और उसके द्वारा जो है ये जर्मनी को एकीकरण करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि रक्त और लौ की नीति जो है किससे संबंधित है, बिस्मार्क से, या इस नीति का कह सकते हैं कि जो जन्मदाता है वो कौन है, आपका बिस्मार्क है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए, रक्त और लौह नीति
से पता चल रहा है कि एक ऐसी कह सकते हैं कि नीति जिसमें युद्ध करो और अपने शक्ति से किसी क्षेत्र को क्या करो, जीतो, या कह सकते हैं कि उसको मिलाओ। ये नीति से पता चल रहा है। जैसे हम लोग कैसे देखे थे कि अंग्रेज जो हमारे देश पर कैसे शासन किया, फूट डालो और शासन करो, मतलब आपस में लोगों को फोड़ दो और फिर उस क्षेत्र पर क्या कर लो, कब्जा कर लो। तो उसी तरीके से यहाँ पर रक्त और लौह नीति क्या बदला रहा है कि हमें युद्ध करना है और उस क्षेत्र को क्या करना है, जीतना है, और जीत करके अपने साथ क्या करना, मिलाना है। तो बिस्मार्क जो है वो इसी तरीका की नीति को अपना करके वो क्या करता है, तो जर्मनी को एकीकरण करने का काम करता है। और बिस्मार्क जो है वो अपने देश के अंदर सैन्य सेवा का अनिवार्य कर देता है, मतलब हर एक व्यक्ति को, नागरिकों को अपने देश में सैन्य सेवा क्या देना होगा। तो इस तरह से जो है कि ये क्या करता है, तो जर्मनी को एकीकरण करने का प्रयास करता है। अब देखिए बिस्मार्क जो था वो काफी एक चालाक व्यक्ति था, काफी एक होशियार व्यक्ति था, और ये क्या करता है, तो देखिए ये ऑस्ट्रिया कह सकते हैं कि आपका ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके ये क्या करता है, तो ऑस्ट्रिया के साथ मिल करके ये डेनमार्क के साथ क्या करता है, युद्ध करता है, और डेनमार्क को इन लोग क्या करता है, हरा देता है। अब डेनमार्क का कुछ क्षेत्र जो है वो किसको मिल जाता है, ऑस्ट्रिया को, और कुछ क्षेत्र जो है वो किसको मिल जाता है, प्रसा को। तो कुछ क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा आपको ऑस्ट्रिया का, और कुछ क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा प्रसा का। अब बीच में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें कह सकते हैं कि फिर ऑस्ट्रिया जो है वो प्रसा के ऊपर क्या करता है, आक्रमण कर देता है, जो आपका टाइम रहता है 1866 का, जिसको सेडोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब ये सेडोवा का युद्ध जो होता है उसमें ऑस्ट्रिया जो है वो बुरी तरीका से क्या हार जाता है। अब इस युद्ध में होता क्या है कि ऑस्ट्रिया का कह सकते हैं कि जर्मनी के कुछ ऐसे क्षेत्र था जिसके ऊपर उसका कब्जा था, नियंत्रण था। अब वो क्षेत्र क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, और उसे जर्मनी के साथ क्या मिला लिया जाता है। तो अब देख लीजिए किस तरह से जो है बिस्मार्क जो है वो युद्ध के साथ कह सकते हैं कि वो अपने देश को क्या कर रहा है, तो एकीकरण करने का काम कर रहा है। अब कह सकते हैं कि जर्मनी का जो दक्षिणी क्षेत्र था उस क्षेत्र में आपको जो फ्रांस था, तो फ्रांस के कह सकते हैं कि डर था कि फ्रांस जो है कि जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र पर क्या कर सकता है, वो कब्जा कर सकता है, ये नियंत्रण कर सकता है। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रांस के साथ युद्ध होता है, और फ्रांस का शासन उस समय कह सकते हैं कि लेनिन के हाथ में था, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि फ्रांस के साथ युद्ध होता, अब फ्रांस भी उस समय बुरी तरीका से क्या हार जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, तो जो जर्मनी का कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो क्षेत्र कह सकते हैं कि के ऊपर जो अलग अलग कह सकते हैं कि देश का जो कह सकते नियंत्रण था या दूसरे लोगों का जो उस पर कब्जा था, तो उन क्षेत्रों को क्या करता है, ये आज़ाद कराता है, और आज़ाद करके करा करके ये जर्मनी को क्या करता है, तो एकीकरण करने का काम करता है। अब इसे कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे, इसे कैसे हम याद रखेंगे ताकि हम इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 4-5 बात जो है कि हमें ध्यान रखना है ताकि हम इस टॉपिक को आसानी से जो है याद रख पाए, या इस क्वेश्चन को हम आसानी से जो है याद रख पाए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका किस प्रकार थी, या इसकी भूमिका से आप क्या जानते हैं। तो आपको लिखना होगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिस्मार्क जो है जर्मनी के अंदर कह सकते हैं जो राजतंत्र था उसका समर्थन करते हुए वो जर्मनी को एकीकरण करने का प्रयास किया। ये प्रसा का कह सकते हैं कि शासक था, और इन्होंने अपने बुद्धि विवेक से प्रसा को काफी शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में क्या विकसित किया, और इन्होंने कह सकते हैं कि रक्त और लौह की नीति को लागू किया, और देश में कह सकते हैं कि अनिवार्य कह सकते हैं कि सैन्य सेवा को भी लागू किया। और ये कह सकते हैं कि नीति के तहत जो है कि ये क्या करता है, तो जर्मनी को एकीकरण करने का काम करता है, जिसमें कहिएगा कि ये ऑस्ट्रिया के साथ कह सकते हैं कि मिल करके डेनमार्क को क्या करता है, हराता है, और डेनमार्क के कुछ क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया और कुछ क्षेत्र पर प्रसा का कब्जा हो जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ युद्ध होता है, जिसमें कह सकते हैं कि आपको ऑस्ट्रिया जो है वो हार जाता है, तो जर्मनी का कुछ क्षेत्र पर जो ऑस्ट्रिया कब्जा था अब वो क्षेत्र आज़ाद हो जाता है, और उस क्षेत्र को जर्मनी में क्या मिला लिया जाता है। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि फ्रांस जो जर्मनी के दक्षिणी क्षेत्र में आपको दक्षिणी क्षेत्र में कह सकते हैं कि फ्रांस जो था, तो उस फ्रांस के डर से, मतलब ऐसा डर था कि फ्रांस का भी कह सकते हैं कि जर्मनी के कुछ क्षेत्रों पर क्या था, नियंत्रण था। तो फिर फ्रांस के साथ कह सकते हैं कि युद्ध होता है, और उस युद्ध में फ्रांस क्या होता है, हार जाता है। अब फ्रांस के कह सकते हैं कि हारने के बाद जो जर्मनी का जो दक्षिणी इलाका था, अब उस क्षेत्र को भी कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी के साथ क्या मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बिस्मार्क जो है वो जर्मनी को क्या करता है, तो एकीकरण करने का काम करता है। तो यहाँ 3-4 बात याद रखेंगे। सबसे पहले कि ये राजतंत्र का समर्थक था, और जर्मनी के कह सकते हैं कि जो संसद है उसको कहा जाता है डाइट, क्या कहते हैं उसको, डाइट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, डाइट कहा जाता है, ठीक।
तो उस डाइट में कह सकते हैं कि ये प्रसा का कह सकते हैं कि समर्थक था कौन, बिस्मार्क। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा कि रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क। फिर कह सकते हैं कि किस नीति के तहत कह सकते, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि बिस्मार्क जो है वो किस नीति के तहत कह सकते हैं कि जर्मनी को एकीकरण करने का प्रयास किया, तो वो रक्त और लौह की नीति। अब आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि रक्त और लौह नीति का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसी नीति जिस नीति के तहत जो है कि युद्ध के द्वारा किसी भी क्षेत्र को क्या किया जाता है, एक तरह से हासिल की जाती है, तो उसे रक्त और लौह नीति कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।